आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में और इससे आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और नए जिलों के अनुसार और बनने वाले प्रश्नों की अपन इसमें चर्चा करेंगे। और बिल्कुल ही जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, निशुल्क एमसीक्यू प्लस पोस्टमार्टम बैच। हर प्रश्न का पोस्टमार्टम यानी कि हर प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी आपको इस क्लास में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आपको बस एक ही काम करना है, लास्ट तक इस क्लास को देखना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। बाकी काम बाद में, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी पहले आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, फिर बाकी काम करना है। तो चलिए शुरू करता है बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपके सामने है, गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिलता है। प्रथम अभिलेखीय उल्लेख का मतलब है कि लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं गुर्जर जाति के बारे में। तो गुर्जर जाति के बारे में अगर बात करें, सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य की, तो ये कहाँ से मिलता है? एहोल अभिलेख से। कहाँ से? एहोल अभिलेख। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एहोल अभिलेख। अब इसके पोस्टमार्टम की बात करते हैं, तो चलते हैं आगे। तो एहोल अभिलेख तो आपका आंसर हो गया। अब इसके बारे में और अन्य क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पूछा जाए कि गुर्जर वंश, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर वंश और प्रतिहार वंश कुछ भी पूछे तो उसमें आपको 6वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में शासन किया है, ऐसा आपको याद रखना है। किसने शासन किया है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के दरबारी रवि कीर्ति जैन द्वारा लिखित एहोल अभिलेख से मिलती है। तो आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एहोल अभिलेख से आपको क्या जानकारी मिलती है? गुर्जर जाति के बारे में सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेख, पत्थर पर लिखा गया अभिलेख, उस रूप में आपको साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ये किसने लिखा? तो ये लिखा रवि कीर्ति जैन ने। रवि कीर्ति जैन कौन है? पुलकेशिन सेकंड का दरबारी विद्वान है। दरबारी लेखक कह सकते हैं, दरबारी विद्वान कह सकते हैं। तो ये रवि कीर्ति जैन के द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया और ये एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का दरबारी था, रवि कीर्ति जैन, उसने लिखा है। तो ये पोस्टमार्टम है प्रश्न का। और अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छा अच्छा पोस्टमार्टम देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल जो कहा है उस पर खरा मिलेगा आपको ये। फिर है मिहिरी भोज के ग्वालियर अभिलेख में किसे राम का प्रतिहार व विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है? किसे कहा गया है? बताइए। देखें, इसे राम का प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। जो द्वार के पास खड़े रहते हैं वो द्वारपाल होते हैं और उसी को प्रतिहार कहा जाता है। तो किसको कहा गया है राम का प्रतिहार? किसको कहा गया है विशुद्ध क्षत्रिय? तो बिल्कुल मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक घटियाला और एक ये ग्वालियर अभिलेख, बहुत ज्यादा। तो ग्वालियर अभिलेख है वो मिहिर भोज से संबंधित है, इसका है। और इसमें राम का प्रतिहार या विशुद्ध क्षत्रिय किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके नाग भट्ट को। इसको नाग भट्ट को कहा गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नाग भट्ट के बारे में। नाग भट्ट आपका आंसर हो गया। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। क्या बताया गया? वंशज। इसका राम कौन? दशरथ का पुत्र राम, उसका भाई लक्ष्मण, उसका वंशज किसको बताया गया है? प्रतिहारों को बताया गया। गटियाला अभिलेख, देखो ग्वालियर अभिलेख में बात की अपन ने कि क्या बताया कि राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है, और यही बात गटियाला अभिलेख में लिखी गई है। लेकिन इसमें प्रतिहारों को मूल पुरुष किसको बताया गया? हरिश्चंद्र ब्राह्मण को बताया गया है। क्या बताया गया? हरिश्चंद्र ब्राह्मण को मूल पुरुष बताया गया है प्रतिहारों का। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ग्वालियर अभिलेख में क्या हुआ कि प्रतिहारों को क्या बताया? राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया। दूसरा है घटियाला अभिलेख।
घटियाल अभिलेख में क्या बताया कि मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र है, और उसको क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। तो इसका मतलब घटियाल अभिलेख कहता है कि प्रतिहार है वो ब्राह्मण है। हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, एक का नाम था ब्राह्मणी और एक का नाम था क्षत्राणी। तो दूसरी रानी क्षत्राणी थी, उससे उत्पन्न प्रतिहार है वो तो क्षत्रिय हुए, और पहली से उत्पन्न थे वो ब्राह्मण प्रतिहार हुए। ये ध्यान रखना, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी। ब्राह्मण जो ब्राह्मणी थी उससे उत्पन्न संतानें क्या कहलाई, ब्राह्मण प्रतिहार, और ये कहलाई प्रतिहार क्षत्रिय प्रतिहार या प्रतिहार क्षत्रिय। चीनी यात्री हैन सांग ने गुर्जरों को कु चे लो कहा है, याद रखना। हैन सांग ने क्या कहा है, कु चे लो। इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे हैन सांग के बारे में, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। महत्वपूर्ण है ग्वालियर और घटियाला, दोनों को याद रखना। किसमें क्या बताया गया, ये क्या है, ये गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में कथन है, कौन क्या बताता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। अब इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या बताया है। तो यहाँ पर ईरानी जो मूल के यानी कि प्रतिहार है, उनको किसने कहा है कि ये मूल रूप से ईरान के हैं। ये बात किसने कही, ये बात कनेडी ने कही, बिल्कुल सही लिखा है। किसने कहा कि ये शक और यूची जातियों के वंशज है, तो ये कहा था कनिंघम ने। किसने कहा, कनिंघम ने कहा है। तो बी में आपके सामने क्या होगा, डी होगा। ए का ए सही है, पहले का, दूसरे का डी। हुणों के वंशज किसने बताया, तो हुणों के वंशज बताए स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले। इन्होंने कहा कि ये जो प्रतिहार है ये हुणों के वंशज है। हुणों के बाद ये आए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु और हुणों के आक्रमणों के उपरांत जिनके द्वारा शासन किया गया था उनमें से एक ये थे गुर्जर प्रतिहार। तो हुणों के वंशज किसने बताया, इसी ने बताया, स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले। विदेशी गुर्जर जाति के वंशज किसने बताया, भंडारकर। तो यहां पर आपको मैच करना है, पहले में ए है तो सभी में पहले में ए, दूसरे में क्या है, दूसरे में डी है, दूसरे में डी बस एक में, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी पोस्टमार्टम करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखना है। किसने कहा कि जो गुर्जर है वो भारतीय मूल के हैं, तो हमारे जितने भी ब्राह्मण भाई हैं उन सभी ने कहा है, शर्मा जी ने, कि जो आपके भारतीय मूल के हैं, कौन, गुर्जर प्रतिहार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, के एम मुंशी, इन सभी ने क्या कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार है कोई विदेशी वगैरह नहीं है, ये हमारे भारतीय मूल भारतीय यही है, यानी कि भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है ना। जोधपुरा और घटियाला शिलालेख, एक तो है जोधपुर का शिलालेख और एक है घटियाला शिलालेख। इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा है, तो गुजरात रहा। जोधपुर पश्चिम में, गुजरात रहा पश्चिम में, और घटियाला शिलालेख इसने क्या बताया कि गुजरात रहा है, वहीं पर ये मूल स्थान इनका है गुर्जर प्रतिहारों का। एच सी रे ने क्या बताया है, तो एच सी रे ने बताया मंडोर को। मंडोर जोधपुर है वो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान है, ये ऐसा किसने कहा, एच सी रे ने कहा। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण में क्या कहा गया है, तो हरिवंश पुराण में ये एक जैन ग्रंथ है। तो इस जैन ग्रंथ में प्रतिहारों को अवंती यानी कि उज्जैन का शासक बताया गया है। क्या बताया गया, उज्जैन का शासक बताया गया है हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण एक जैन ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। इसके लेखक जिनसेन है, आगे आएगा मार्क करें। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि मोणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया। मोणोत नैणसी, तो मोणोत नैणसी के द्वारा प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया, 26 शाखाओं का यहां पर उल्लेख किया गया इसके द्वारा, नैणसी के द्वारा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, इसके बारे में ज्यादा कोई बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अगला प्रश्न है, वो शाखाएं जितने नंबर है 26 वही ध्यान में रखना है, 26 शाखाएं बताइए। मंडोर के प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है,
मंडोर के प्रतिहारों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एक ऑप्शन की गड़बड़ है यहां पर। मंडोर के प्रतिहारों का उल्लेख जोधपुर शिलालेख और गटियाला शिलालेख दोनों में ही मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके होना चाहिए उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आप इस हर्षनाथ को काट दीजिए और शी पर कर लीजिए उपयुक्त दोनों। अब इसके पोस्टमार्टम की बात करते हैं, क्या आपको ध्यान में रखना। तो देखिए 836 ईस्वी के जोधपुर शिलालेख और गटियाला शिलालेख से मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि हरिश्चंद्र की अभी अपन ने बात की थी, और वही हरिश्चंद्र की बात अब वापस से अपन कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी, दो रानियां थी, ब्राह्मणी और छत्राणी। ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण प्रतिहार, और छत्राणी से उत्पन्न हुए क्षत्रिय प्रतिहार। अब इसके क्या है, एक और थी रानी भद्रा। भद्रा से जो हरिश्चंद्र के पुत्र हुए वो कितने थे, चार। कौन कौन, भोग भट्ट, कद्दल और रज्जिल, एक था दद्द। हरिश्चंद्र को रोहिला सिद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रोहिला सिद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये इसके चार पुत्र थे। इन चारों ने मिलकर मंडोर जीता था। इसने भोग भट्ट, कद्दल, रज्जिल और दद्द ने मिलकर मांडवीयपुर, ये मांडवीयपुर मंडोर का प्राचीन नाम है, ध्यान में रखना है। और ये मंडोर इन्होंने ही जीता था। और मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। मंडोर के प्रतिहारों की बात करते हैं तो इसका जो वंश क्रम है, वंशावली है, वो रज्जिल से शुरू होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये 6ठी शताब्दी के आसपास का समय था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता को अपनी राजधानी किसने बनाया, ये आपको बताना। तो यहां पर अगर बात करें तो ऑप्शन है शिलुक, बाउक, ककुक, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार किया और मंडोर से कुछ दूरी पर स्थित है आपके मेड़ता, और उस मेड़ता को क्या बना लिया, राजधानी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। लेकिन राजधानी बनाने के बाद भी नागभट्ट प्रथम का पुत्र था जिसका नाम था तात, वो मंडोर ही रहता था, एक सन्यासी के रूप में रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसका पोस्टमार्टम। नागभट्ट प्रथम का पुत्र तात है, वो मंडोर में सन्यासी के रूप में रहा, ध्यान रखना। अब नागभट्ट प्रथम के बाद, नागभट्ट की बात तो इतनी ध्यान में रखनी कि इन्होंने मंडोर मेड़ता को राजधानी बनाया। उसके बाद में इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अच्छे से उल्लेख नहीं मिलता है। फिर लगभग जाकर अपने को 10वीं पीढ़ी में शासक का उल्लेख मिलता है। और 10वीं पीढ़ी में शासक कौन बनता है, शिलुक बनता है। कौन बनता है, शिलुक बनता है। और इसने भी राज्य का विस्तार किया। इसने वल मंडल के शासक था देवराज भाटी, उसको हराया था शिलुक ने। शिलुक के फिर दो पुत्र हुए, बाउक और ककुक। बाउक ने क्या किया, बाउक ने बोकुपा के युद्ध में शत्रु राजा मयूर को पराजित किया था। राजा मयूर को पराजित किया किसने, बाउक ने। और 1837 ईस्वी में इसने जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन करवाया, बाउक ने, ठीक है। ककुक ने क्या किया, इसने गटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया 861 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना। 836 में जोधपुर शिलालेख 836 का मिलता है और 861 का गटियाला शिलालेख मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो तात था वो मंडोर में सन्यासी के रूप में रहा था। ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है, मंडोर दुर्ग को चुंडा को दहेज में किसने दे दिया था। तो देखो भाई, दुर्ग दहेज में दिए हैं। अब होता क्या है कि ये सिल्लुक और बाउक की बात अपन ने की, इनके बाद में
कुछ शासक और आए और ककुक के बाद में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। एक सहजपाल चौहान का अभिलेख मिलता है, उससे कुछ जानकारी मिलती है और उसी में ये मिलता है कि मंडोर दुर्ग को दहेज में दे दिया गया था। तो ये दिया था इंदा प्रतिहारों ने। किसने दिया था? इंदा प्रतिहारों ने। क्या हुआ था कि मंडोर में धीरे धीरे प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया था और वहां पर अधिकार हो गया था और चौहानों का। चौहानों के अधिकार के बाद वहां पर इंदा शाखा के पास कुछ समय तक ये दुर्ग रहा था। सहजपाल चौहान का 1145 ईस्वी का एक अभिलेख आता है जिसको मंडोर का अभिलेख कहते हैं और इसके में लिखा गया है कि 12वीं शताब्दी में मंडोर के आसपास चौहानों का अधिकार हो गया था, लेकिन फिर भी गुर्जर प्रतिहारों के बाद मंडोर दुर्ग काफी समय तक इंदा प्रतिहारों के अधीन रहा था। ठीक है, तो सहजपाल चौहान का अभिलेख कौन सा है? मंडोर अभिलेख है और ये दुर्ग है वो दहेज में किसने दिया? इंदा शाखा के प्रतिहारों ने दहेज में दे दिया था। इसको? चुंडा को। चुंडा कौन था? चुंडा था वीरम राठौड़ का पुत्र था। राव वीरम राठौड़ का पुत्र था। अगला प्रश्न है, जालोर, उज्जैन व कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताओ देखें। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके बी ऑप्शन, नाग भट्ट प्रथम को जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अब इसकी बात करते हैं। नाग भट्ट प्रथम। नाग भट्ट प्रथम का दरबार क्या कहलाता था? ये प्रश्न पूछा जाता है। नाग भट्ट प्रथम क्या है? संस्थापक है। नाग भट्ट प्रथम का दरबार क्या कहलाता है? नागा अवलोक दरबार कहलाता है। जो चीजें एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं बस वही पूछ रहा हूं। अगर आपको कंटेंट लग रहा है कि कंटेंट में दम है तो अभी से क्लास को लाइक ठोक दीजिए और ऐसे ही क्लासेज के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चाहिए तो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। अब साहित्य में, यानी कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें इस वंश के शासक हैं वो क्या कहलाते हैं? रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि कहलाते हैं। साहित्य कृतियों में इस वंश के शासकों को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये रघुकुल से संबंध रखते हैं, राम के भाई लक्ष्मण के वंश जिनको बताया गया। ये बात अभी अपन ने की थी और किस में बताया गया है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है। ये बात अभी शुरू में पढ़े थे। ग्वालियर अभिलेख में नाग भट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा है। मलेच्छों का नाशक यानी कि अरब आक्रमणकारी थे, उनका इसने नाश कर दिया, उनका सत्यानाश कर दिया, इसलिए नाग भट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा है। नाग भट्ट प्रथम के बाद उज्जैन, ये उज्जैन की अपन बात कर रहे हैं। उज्जैन के शासक कौन बने? ककुक बना। ककुक के बाद देवराज बना। देवराज के बाद वत्सराज बना। बात समझ में आ गई होगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नागभट्ट प्रथम के बाद जो ये ककुक बना ये नागभट्ट का भतीजा था। फिर ककुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज बना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े। इतिहास पढ़ रहे हैं, सन की बातें कम करते हैं ताकि कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तारीखें और सन जहां जरूरी होगा मैं आपको बता दूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वत्सराज के कन्नौज पर आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे और भी प्रश्न बनते हैं। देखिए यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है। एक तरफ होता है पाल वंश, एक तरफ होता है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। और एक तरफ होता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का कौन है? वत्सराज है। पाल वंश का कौन है? धर्मपाल है। राष्ट्रकूट वंश का कौन है? राष्ट्रकूट वंश का आपके है इंद्रायुध।
इंद्रायुध, ये आयुध वंश से संबंधित है। ये पाल वंश, ये वत्सराज प्रतिहार वंश। अब वत्सराज ने कन्नौज पर क्या कर दिया? आक्रमण। कन्नौज का शासक कौन? इंद्रायुध। ये कौन है? कन्नौज का शासक। आक्रमण कर दिया तो यहां पर पाल वंश का जो धर्मपाल था, इसने भी आक्रमण कर दिया। और अब आक्रमण, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, वत्सराज और धर्मपाल के बीच। क्योंकि धर्मपाल भी है, वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता है, वत्सराज भी करना चाहता है। तो कन्नौज का शासक यहां पर कौन है? इंद्रायुध। अब इस युद्ध में, आक्रमण में क्या होता है? वत्सराज की विजय होती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, जो ये सी ऑप्शन में दिख रहा है ना, ध्रुव द्वितीय, ये पुनः आक्रमण कर देता है इस पर, वत्सराज पर, और इसमें वत्सराज की हार हो जाती है। और यहां से ये वत्सराज है कन्नौज छोड़कर चले जाते हैं। और ध्रुव ने और क्या किया? इस धर्मपाल पर भी आक्रमण कर दिया। ध्रुव द्वितीय ने वत्सराज पर भी किया और इस पे धर्मपाल पर भी कर दिया, और धर्मपाल को भी क्या कर दिया? हरा दिया। उसके बाद ये ध्रुव द्वितीय है, वो अपने राज्य में चला जाता है। उसके बाद, इस पराजय के बाद क्या हुआ? मध्य राजपुताना से जो है, उसके अलावा जितना भी प्रतिहार वंश था वो सारा समाप्त हो गया, और वत्सराज को अपनी राजधानी है वो जालोर बनानी पड़ी थी, जाबालीपुर जिसको कहते थे। तो ये सारी बातें यहां पर हुई थी। ये कन्नौज पर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। और पोस्टमार्टम, इंद्रायुध शासक था कन्नौज का। कन्नौज पर अधिकार करने में वत्सराज, धर्मपाल और इंद्रायुध के मध्य संघर्ष हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे वेरीफाई करें कि इसमें कौन विजय हुआ? तो एक आता है राधनपुर लेख, एक आता है भंडोज ताम्रपत्र, और एक आता है पृथ्वीराज विजय, जयनक का ग्रंथ। इन सभी में वत्सराज को विजयी बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज पराजय के बाद वत्सराज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? अभी मैंने बताया कि किसको बनाया था? जालोर को बनाया था। इसको पहले जाबालीपुर भी कहा जाता था। महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर कहा गया, और फिर जाल वृक्ष की अधिकता के कारण वर्तमान नाम इसका जालोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है जाबालीपुर या जालोर। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? वत्सराज को माना। कुवलय माला, उद्योतन सूरी की पुस्तक है कुवलय माला। इसकी रचना कहाँ हुई है? भीनमाल में हुई। हरिवंश पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। ये वत्सराज के समकालीन थे, पूछा जा सकता है। ये तीनों ही फैक्ट है ना, ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इन तीनों को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिहिरी भोज के ग्वालियर अभिलेख में किसे रणहस्तिन कहा गया है? रणहस्तिन की उपाधि किसे दी गई है, ये आपको बताना है। तो अभी अपन बात करके आए हैं वत्सराज की। तो वत्सराज को मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है? रणहस्तिन की उपाधि दी गई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, पूछा गया प्रश्न। देखो कुछ और बातें वत्सराज के बारे में। वत्सराज शैव मतानुयायी था, यानी कि शैव मत का ये अनुयायी था। इसने ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर बनवाया था, जो पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर। ये बात ध्यान में रखनी है। पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर कहाँ है? तो ये ओशिया। किसने बनवाया? वत्सराज ने बनवाया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कन्नौज को, तो कन्नौज को देखो, एक दो तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न आगे और आएगा। तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, नई राजधानी बनाई ये आपके नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका बेटा नागभट्ट द्वितीय था, वही शासक बना था। और ये नागभट्ट द्वितीय है, शुरू शुरू में इसने हार का सामना कर लिया था, लेकिन फिर भी ये मजबूत रहा और
बंदा है वो क्या है, आयुध वंश था ना, उसको समाप्त कर देता है। जो अभी अपन राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे थे, उस पूरे वंश को समाप्त कर देता है, और इसका दरबार भी नागावलोक दरबार कहलाता है। इसके बारे में देखिए, 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध पर इसने आक्रमण कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, जिससे आयुध वंश क्या है, समाप्त हो गया। बुच्चल का अभिलेख में इसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। बुच्चल का अभिलेख में किसको कहा गया है, आपके नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय ने पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है, राजस्थान के संदर्भ में है। पुष्कर के घाटों का निर्माण किसने करवाया, तो नागभट्ट द्वितीय ने करवाया। फिर है चंद्रप्रभ सूरी का एक ग्रंथ आता है प्रभावक चरित्र। इसमें बताया गया है कि 833 ईस्वी में नागभट्ट ने जल समाधि ली थी। क्या ली थी, जल समाधि। और इसके बाद अगला शासक बना रामभद्र। इस देखो पढ़ा हुआ है तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार पढ़ लेना, इसको वीडियो को 2 बार 3 बार स्पीड बढ़ा के देख लेना, चीजें समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्वालियर अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को आदिवराह की उपाधि दी गई। आदिवराह, आदिवराह की उपाधि किसे दी गई है, मिहिर भोज प्रथम, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, देवपाल। देखो ये अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, देवपाल, ये तो प्रतिहार वंश के है ही नहीं। प्रतिहार वंश का तो एक ही है, मिहिर भोज प्रथम। इसको ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है, ये इसी का अभिलेख है। इसका प्रथम अभिलेख आता है वराह अभिलेख मिहिर भोज का, और इसका दूसरा अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। ये जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो ग्वालियर अभिलेख है, ठीक है ना। तो बाकी तो ये पाल वंश के, राष्ट्रकूट वंश के हैं। बढ़ते हैं आगे, इसके पोस्टमार्टम की बात करते हैं। मिहिर भोज प्रथम, इसके बारे में किसने क्या कहा, क्या बातें आपको ध्यान में रखनी। अरब यात्री आता है सुलेमान, इसने कहा कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई है तो वो मिहिर भोज है। भारत का, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, अगर कोई शक्तिशाली शासक है तो मिहिर भोज है। और इसको इस्लाम का शत्रु कहा है। पूछा जा सकता है इस्लाम का शत्रु किस प्रतिहार शासक को कहा जाता है, तो इस्लाम का शत्रु मिहिर भोज प्रथम को कहा जाता है। दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास कहा गया। और इसके समकालीन शासक कौन कौन से, पाल वंश का देवपाल, और राष्ट्रकूट वंश का अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव द्वितीय, ये सब इसके समकालीन है। समकालीन मतलब जब मिहिर भोज उज्जैन का शासक था उसी समय देवपाल अपने पाल वंश का शासक था, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का शासक था, उसके बाद कृष्ण द्वितीय बना, फिर ध्रुव द्वितीय आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया और सिंहासन को त्याग दिया। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किसने, ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने तीर्थ यात्रा करने के लिए अपना राज्य त्याग दिया था या सिंहासन त्याग दिया था, तो वो है मिहिर भोज। ऐसा उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके दरबार में थे, तो भाई अभी कौन बना है, महेंद्रपाल शासक बना है मिहिर भोज के बाद में। मिहिर भोज ने अपना सिंहासन त्याग दिया था तीर्थ यात्रा के लिए, तो उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम है वो शासक बनता है, और इसके दरबार में ही आता है राजकवि राजशेखर। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, इनकी रचना भी महत्वपूर्ण है, कर्पूर मंजरी, ये पूछी जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम की बात करें तो राजशेखर महेंद्रपाल के राज कवि और इसके गुरु थे। महेंद्रपाल के गुरु भी थे और राज कवि भी थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, ये 3 तो अति महत्वपूर्ण। उसके बाद है विदशाल भंजी का, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, प्रचंड पांडव,
ये सारी इनकी रचनाएं। 3 जो महत्वपूर्ण बताई है वो तो कर लेना, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हर विलास, ये तो 100% ही कर लेना, बाकी सारी करनी है ही बाद में। राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी कश्मीर से संबंधित कौन है? कश्मीरी कवि कल्हण इसके रचयिता हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? कश्मीरी कवि कल्हण। तो ये प्रश्न यहां पर क्यों आया है? क्योंकि इस राज तरंगिणी में मिहिर भोज का उल्लेख मिलता है। किसका? मिहिर भोज। मिहिर भोज का उल्लेख यहां पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब मल्टीपल चॉइस वाले सीधे प्रश्न है, कोई व्याख्या नहीं है पिछली क्लास की तरह इसमें। राजशेखर ने रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा किसे प्रदान की है? रघुकुल मुकुटमणि किसे कहा है, ये आपको बताना है। राजशेखर ने, बताओ देखें किसे कहा गया है रघुकुल मुकुटमणि? तो बिल्कुल एक शासक आता है महिपाल, महिपाल प्रथम। महेंद्रपाल के बाद भोज द्वितीय शासक बनता है, और भोज द्वितीय का खास कोई विशेष नहीं है। भोज द्वितीय के बाद आता है महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम के द्वारा प्रथम को यह संज्ञा दी गई है, क्योंकि राजशेखर है वो महिपाल के और महेंद्रपाल दोनों के ही दरबार में थे। तो महिपाल प्रथम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, रघुकुल मुकुटमणि। अगला आता है अरबी यात्री अल मसूदी भारत किसके समय आया था? अरबी यात्री अल मसूदी 915 में भारत आया था। 915 ईस्वी। 915 ईस्वी में शासक किसका शासन था? तो 913 से 943 ईस्वी तक शासन रहता है महिपाल का। महिपाल प्रथम का शासन रहता है 913 से 43। कब आया? 915 में। तो किसके समय आया? महिपाल प्रथम के समय आया था। ये कहता है कि महिपाल प्रथम का एक नाम और देता है ये, बऊर। इसने कहा कि महिपाल प्रथम है, उसने 4 सेनाओं का संगठन किया है, और उसमें एक सेना उत्तर में, एक सेना दक्षिण में, ऐसे लगा दी। उत्तर में जो सेना लगाई वो मुसलमानों के विरुद्ध, और दक्षिण में लगाई राष्ट्रकूटों के विरुद्ध। तो इस प्रकार इसने सेना संगठित की थी। तो अल मसूदी किसके समय आया? महिपाल प्रथम के समय। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 990 से 1019 के बीच में शासन किया। यहां पर कन्नौज में किसने? विजयपाल। किसने किया? विजयपाल ने। और इसी समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो विजयपाल जी यहां से भाग गए, बिना युद्ध किए भाग गए, राज्य छोड़कर। ये बात आपको ध्यान में रखना। महिपाल प्रथम के बाद बना था उसका बेटा महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल के बाद शासक बना देवपाल। देवपाल के बाद बना आपके, क्या कहते हैं उसको, विनायक पाल। उसके बाद महिपाल सेकंड, फिर विजयपाल बना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कन्नौज का कौन सा शासक प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हुआ है? कौन सा शासक है जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक? देखो वैसे तो स्पष्ट है कि त्रिलोचनपाल के बाद कन्नौज में शासक कौन बना। त्रिलोचनपाल कब बना? तो ये बना था आपके राज्यपाल के बाद में। विजयपाल की अभी बात की, विजयपाल के बाद में राज्यपाल बना, राज्यपाल के बाद में त्रिलोचनपाल बना। तो यहां क्या पूछा जा रहा है? अंतिम शासक, तो वो होगा यशपाल। कन्नौज का शासक ये अंतिम शासक माना जाता है प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर किसने अधिकार किया?
गोविंदराज चौहान, गेहड़वाल, चंदेल, इनमें से कोई नहीं। तो गेहड़वाल नरेश चंद्र देव ने 1093 ईस्वी में यहाँ पर अधिकार कर लिया था। कब? 1093 ईस्वी में गेहड़वाल नरेश चंद्र देव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया था और प्रतिहारों का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था। फिर जो प्रतिहार है वो सामंत बन गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिहार, पिछले का आंसर हो गया ना। प्रतिहार शिलालेखों में इनके पदाधिकारियों को क्या कहा गया है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया कई बार। महापुरुष, राजपुरुष, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राजपुरुष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहार शिलालेखों में पद अधिकारी कहाँ भी आते हैं तो उनको राजपुरुष कहा जाता है। ठीक है, और ये है आज का अंतिम प्रश्न। राजौरगढ़ अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? तो एक प्रश्न तो ये है, एक प्रश्न और है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। राजौरगढ़ अभिलेख कहां से मिला, ये बताना आपको। राजौरगढ़ अभिलेख कहां से मिला, किस वंश से संबंधित है, ये तो मैं आपको बता देता हूं, प्रतिहार वंश से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। टेलीग्राम आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं आप वहां पर। थैंक यू सो मच।